और लोगों की ज़िंदगी ना जनरली, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, उनकी जर्नी ना बड़ी स्टैग्नेंट होती है, मतलब 80% ऑफ द पीपल की, कि वो उन्होंने कोई भी एक काम शुरू किया और वो उसी काम को अपना करियर बना लेते हैं। 9 to 5 कह लो या 11 to 9 कह लो, कोई भी, चाहे वो जॉब है, दुकानदारी है या बिज़नेस है या कोई भी काम कर रहा है, उसकी लाइफ लॉन्ग वही बिज़नेस चलता रहता है। मेरी ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव आए हैं और मैंने इतने सारे बिज़नेसेस कर लिए हैं, फ्रॉम ज्वेलरी और फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, कि मेरी ज़िंदगी ना बड़ी एक स्टोरी बन गई है। 2002 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा क्रेज़ था इंजीनियरिंग या मेडिकल का। तो मेरी फैमिली भी बड़े फ़ोर्स किया मुझे कि आपको कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन लेनी है, तो ठीक है, जहाँ एडमिशन मिला, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग शुरू कर दी। लेकिन वो इतनी बोरिंग और इतना ही नॉन इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस अपने लिए करना था और मुझे ऐसा नहीं करना था कि मैं किसी के अंडर जॉब कर रहा हूँ। तो वो एक किक थी जो मुझे रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से मिली थी। एक छोटी-सी बुक है, बड़ी फेमस बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की, लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे उसी बुक से एक किक मिली थी कि आई वुड बी ए बिज़नेसमैन एंड नॉट बी डूइंग जॉब एनीवेयर इन एनी इंडस्ट्री। तो वो मुझे करना ही था, लेकिन अब फैमिली से प्रेशर था तो इंजीनियरिंग कर ली। अब ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया अपने फादर के साथ बैठना, क्योंकि आपका एंट्री लेवल जो बिजनेस का होता है ना, वो बहुत इजी और बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए वो रास्ता, जब आप अपने फैमिली बिजनेस में एंटर करते हो, क्योंकि आपके पास एक बेस बना हुआ होता है। मेरे फादर जो है वो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करते थे उस टाइम पे, और उनको डायमंड्स का या पोल्कीज का या कुंदन का जो इंट्रिकेट ज्वेलरी होती थी, उन सब चीज़ों के बारे में ना तो उतना चलन था, ना ही उतनी नॉलेज थी। तो मैंने आने के बाद कुछ शुरू किया कि मैं कुछ अलग करता हूँ। तो मैंने डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया, चांदनी चौक में एक दुकान खोली और यहीं चांदनी चौक में दरीबे में और किनारी बाजार से सामान बनवाया और धीरे धीरे लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। बहुत छोटे लेवल से, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से एक स्मॉल सा बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप टाइप का। अब वो बिजनेस ठीक ठाक चल गया, वो ठीक ठाक चल रहा था। अब वो फायर इन द बेली और एक नेचर ऐसी थी कि पैशनेट बिजनेस करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना था कि जो ठीक ठाक चल रहा है वही चलता रहे। तो 2011 में मैंने उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की सोची। फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब कोई मैंने कोर्स नहीं किया, मैं बॉम्बे गया। मैंने बॉम्बे में बांद्रा में ना एक लिंकिंग रोड है, आप सबको पता ही है, लिंकिंग रोड पे एक छोटा सा होटल था, कदम रेसिडेंसी। उस होटल में मैंने 45 दिन के लिए कमरा ले लिया और एक ऑटो वाले को फिक्स कर दिया कि 300 रुपये मैं तेरे को दूंगा डेली के, और तू सुबह से शाम तक मेरे साथ रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपको शायद सुन के मजा आएगा। और हमने ऐसे ही शुरुआत की अपने बिजनेस की। तो अब मैं डेली सुबह निकल जाता था डायमंड्स की खोज में कि मेरे को डायमंड सीखने कैसे हैं, कहाँ से खरीदने हैं, कहाँ बेचने हैं, उनकी इंटीग्रिटीज क्या हैं। और ऐसे ही ज्वेलरी बनवाना भी एक बहुत बड़ी कला है। लोग जो हैं वो कभी भी कमोडिटी नहीं खरीदते, या कमोडिटी खरीदते हैं तो उसमें से आप बिजनेस में पैसा नहीं बना सकते। लोग हमेशा या तो स्टोरीज खरीदते हैं, या वो रिलेशंस खरीदते हैं, या मुझे लगता है कि डिजाइन्स खरीदते हैं, या कोई फैशन खरीदते हैं। तो जब मैं पहले काम कर रहा था तो उसमें हम कमोडिटी बेच रहे थे। हमने गोल्ड लिया, डायमंड लिया, उनको असेंबल किया, ठीक ठाक सी ज्वेलरी बनाई, बेच दी। तो उसमें हम लिमिटेड सा मार्जिन अर्न कर रहे थे। जब मैं बॉम्बे रहा और मैंने 45 दिन वहाँ रुक के बड़े तरीकों से, कुछ कुछ डिफरेंट वेज से मैंने फैक्ट्रीज ढूंढी। और मैं क्या करता था, मेरे को अब नई फैक्ट्रीज ढूंढनी है। अब उस टाइम पे गूगल पे सर्च करके, या गूगल माई बिजनेस और ये सब प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं ना, यूट्यूब था इतना, तो हमारे पास ऑफलाइन मेथड्स ही थे। अब कोई भी कॉम्पिटिटर अपने बारे में तो बताएगा नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि मैं ज्वेलरी किससे बनवाऊं, तो लोग मना कर देते थे कि भाई हमें नहीं पता। तो जो अच्छे ज्वेलर्स थे, मान लो बड़े ब्रांड से जो दिल्ली में काम कर रहे थे, अब मुझे जानना था कि वो ज्वेलरी कहाँ से बनवा रहे हैं। सो आई वाज नॉट हैविंग एनी सोर्स। तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कोरियर कंपनीज पकड़ी। मैंने उन कोरियर कंपनीज को ब्राइब किया लिटरली, और मतलब उनके लड़कों को, जो उनके लड़के होते थे, तो उनको ब्राइब करके मैंने पूछा कि तुम लोग इन ज्वेलर्स को सप्लाई जो हो रही है वो कहाँ से करवा रहे हो। तो वो मुझसे पैसे लेते थे कुछ भी, और मुझे एक फैक्ट्री दिखा देते थे कि मैं भैया यहाँ से ज्वेलरी लेके जाता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे ऐसे ही करता था, फिर मैं दूसरी फैक्ट्री पे जाता था। ऐसे करते करते मैंने मान लो 50 फैक्ट्री विजिट की। अब नाउ यू नीड टाइम एंड एक्सपेंसेस टू visit those factories, talk to them, you need confidence also, because those were all corporate structures and big factories. तो मैं उनमें गया। अब मैं छोटा ज्वेलर था, मेरे पास कोई खरीदने को इतना कुछ था नहीं, लेकिन मैं उनसे मिलता था, उनकी इंट्रिकेसी समझता था कि वो किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर रहे हैं, जिसकी डिजाइनिंग वो मतलब नॉन अटेनेबल थी। दिल्ली के ज्वेलर्स के लिए वो ऐसा नहीं था कि इजीली अचीवेबल थी। तो मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों को समझा। अब समझने के बाद मुझे पता तो लग गया कि मुझे इन ABC ज्वेलरी फैक्ट्री से काम करना है, बट वो मेरे लिए अनअफोर्डेबल थे, क्योंकि उनकी ज्वेलरी की लेबर बहुत महंगी थी। उस लेबर से बनवा के अगर मैं दिल्ली के लोकली सप्लाई करता तो मैं बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने किसी के साथ टाई अप करके वहाँ पे एक फैक्ट्री डाल ली, उन्हीं के बीच में।
उन सब इंट्रिकेसीज को समझ के मैंने वहाँ पे एक फैक्ट्री डाली, और डायमंड खरीदने के लिए मैं जो बड़े साइट होल्डर्स थे, जो डायरेक्ट माइन होल्डर्स थे, उनसे मैंने डायमंड का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो अब सारा सेटअप बन गया मेरा। गोल्ड कहाँ से लेना वो मुझे पता चल गया, डायमंड कहाँ से लेने वो पता चल गए, उनको मिला के अच्छी फैक्ट्री हमने अपनी बना ली खुद। हमारे पास 125 कारीगर थे इनिशियल सेटअप में, हमने बड़ा गेम खेला। उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो किसने करी इनिशियली वी वर 2 पार्टनर्स, और इन्वेस्टमेंट हमने बहुत बड़ी नहीं की। छोटे सा सेटअप बनाया, उसमें हमने कारीगर रखे, और जो बेसिक मशीन्स रिक्वायर्ड थी वो हमने खरीद ली। और फिर हमने ये सोचा कि अगर हमारी लेबर की कॉस्ट से 600 रुपीज पर ग्राम थी और हमारी कॉस्ट 300 रुपए पड़ रही थी, तो बचे हुए 300 रुपए को हमने री इन्वेस्ट करना शुरू किया, और फैक्ट्री की हम अपग्रेडेशन और डिजाइन की अपग्रेडेशन हम करते रहे। लगभग 3 साल 3.5 साल हमने फैक्ट्री चलाई। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मैं उसको लंबा नहीं चला पाया। बस उस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना किक दे दिया कि वी वर अहेड ऑफ द टाइम्स इन फैशन एंड डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी। हम लोगों ने प्रिंसेस की इनविजिबल ज्वेलरी बनाई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड ज्वेलरी ऐसी बनाई जिसमें हमने, मुझे याद है, हमने एक पेंडेंट बनाया, उस पेंडेंट में हमने एक स्टोन लगा के उसके पीछे एक लाइट बल्ब लगाया और एक स्विच लगाया। वो इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे ही वो कोई लेडी उस नेकलेस को पहनती थी तो वो स्विच ऑन करके रात को जलता था, तो बड़ी ट्रांसलूसेंट सी लाइट उसके अंदर से आती थी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग ज्वेलरी आप तभी बना सकते हो जब आपके पास एक पैशन हो और आपके पास उसको अचीव करने के लिए एक सेटअप हो। डिजाइन करना पेपर पे बहुत आसान है, बट उसको प्रैक्टिकली अचीव करना इज अ वेरी टफ टास्क। तो हमने उस तरह की ज्वेलरी बनाई, उसको मार्केट में लाए, हमने सप्लाई की। मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने एग्जीबिशंस लगाई। बिहार में, पटना में हमने 4 साल एग्जीबिशन की, वाराणसी में की, बॉम्बे में हमने एग्जीबिशन की, दिल्ली में की। तो इन एग्जीबिशंस के थ्रू हमें कस्टमर मिलते गए, तो हमारा नेटवर्क ग्रो होता गया। हमारे पास आज सब सिटीज़ में कस्टमर थे, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर वही पैशन अलग था, किक फिर नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, कि जो हम इतनी इंटरेस्टिंग ज्वेलरी बना रहे हैं और उसको जब हम होलसेल कर रहे थे, तो वो उस होलसेल के बिजनेस में ना एक्चुअली होता क्या है कि वो बड़ा ना फाइनेंस टाइप का बिजनेस है। बेसिकली आपका ब्रांड भी नहीं बन रहा, ब्रांड भी नहीं बन रहा, कस्टमर्स भी नहीं जुड़ रहे। वो एक फाइनेंस बिजनेस मुझे लगता था कि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और क्रेडिट पे सामान बेच रहा हूँ और रॉ मटेरियल से सामान बनवा रहा हूँ, तो मेरे को आधा 1% का प्रॉफिट होता था। तो मुझे किक नहीं मिल रही थी कि ऐसे करते करते तो मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी और मेरे बच्चे कहेंगे पापा ये क्या करके गए हो चांदनी चौक, मुझे तो जाना नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको यार ठीक नहीं है ये। फिर मैंने ना, एक प्रीटो रूल होता है 80-20, आपने सुना होगा, तो मैंने वो रूल लगाया। 2018 की बात है, मैं अपने पीक पे था करियर के। चांदनी चौक में अच्छा नाम कमाया हमने, खूब एग्जीबिशंस में हम एक दिन में हमने बहुत अच्छी सेल्स की। मैं फिगर्स यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूँगा। 3 दिन की एग्जीबिशन होती थी। 3 दिन की एग्जीबिशन में हम लोग लगभग टॉप सेलिंग कंपनीज में से एक थे, और उसमें भी हम स्ट्रैटेजी लगाते थे। हम क्या करते थे, हमारा बूथ तो बहुत छोटा होता था, लेकिन ना हम जो बड़े सबसे बड़े बूथ थे, हम उनके बिल्कुल बराबर वाला स्पेस लेते थे। अब कहने को कोई भी वहां स्पेस नहीं लेगा छोटा ज्वेलर, क्योंकि वो उनके बीच में दब जाएगा। लेकिन मेरे उन सब के साथ गोल्डन रिलेशंस थे। जो बड़े बूथ वाले थे वो गोल्ड ज्वेलर होते थे, मैं डायमंड ज्वेलरी में काम कर रहा था। तो उन गोल्ड ज्वेलरी वालों से मैंने रिलेशन अच्छे बनाए, जिसकी वजह से मुझे एक और वहां पे बेनिफिट मिला कि वहां पे जो भी कस्टमर निकलता था और उसको डायमंड ढूंढना होता था, तो वो मेरे पास अपने आप आ जाता था। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ कह लो आप इनको, या ट्रिक्स कह लो, जिन ट्रिक्स की वजह से हम लोग अहेड ऑफ द टाइम्स या अहेड ऑफ द मार्केट चलते रहे। अब 2018 में मैंने अपने आप को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश की कि मैं अब बहुत टाइम हो गया मुझे बिजनेस करते हुए, लगभग 13-14 साल हो गए थे, तो मुझे क्या करना है लास्ट में। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास उस टाइम अराउंड 315 अच्छे कस्टमर्स थे जो लाइव चल रहे थे। डील तो हमने 2000 से ऊपर कस्टमर से किया, बट 315 कस्टमर्स वर लाइव कस्टमर्स से 2018। बट वो आपके होलसेल कस्टमर्स से B2B, Tier 3 Tier 4 सिटीज में, छोटे शहरों के। लखनऊ हो गया, इटावा हो गया, लखनऊ तो बड़ा शहर है, ज्वेलर्स को सप्लाई करते, गोरखपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, जंगीराबाद है, राजस्थान में कुछ छोटे शहर हो गए। इस तरह के शहरों से हम काम कर रहे थे। तो रोहतक, भिवानी, हिसार, करनाल, पानीपत, हनुमानगढ़, इस तरह के शहर थे। तो अब मेरे को ये लगा कि जब मैं कमोडिटी का ही बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, हमने फैशन भी डाला उसमें, डिजाइनिंग भी डाली, हमारी सेल्स भी अच्छी हुई, बट अल्टीमेटली वी वर डूइंग अगेन कमोडिटी, क्योंकि उसमें फैशन ओरिएंटेड ज्यादा सेल नहीं थी। तो मुझे लगा कि इतनी एक्सपर्टीज, डायमंड पे इतनी अच्छी पकड़, डिजाइन पे इतनी अच्छी पकड़, मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की, ये सब होने के बाद हमें मतलब बड़े कंज्यूमर टारगेट करने थे कि हम बड़ी मासिस तक पहुंच सकें। तो मुझे लगा कि मेरे को होलसेल छोड़ देनी चाहिए और मुझे रिटेल में आना चाहिए। अब होलसेल से रिटेल में आने का मतलब है कि लास्ट 14 साल की जर्नी को आप एकदम से बंद कर दोगे और फिर स्क्रैच से शुरू करोगे। तो मेरे को सबने बेवकूफ़ बताया। पापा बहुत गुस्सा हो गए कि तेरे को और कुछ काम नहीं है, तू बस दुकान खोलता रहे, बंद करता रहे। तो मैंने फिर ना एनालाइज किया और पापा के सामने एक रिपोर्ट रखी कि पापा मेरे पास ये 315 कस्टमर्स हैं, उसमें से 15 कस्टमर जो टॉप 15 क्लाइंट्स थे, दे वर गिविंग मी 80% ऑफ द सेल्स
एंड रेस्ट ऑफ द 300 क्लाइंट्स वर गिविंग मी 20% ऑफ परेटो प्रिंसिपल परेटो प्रिंसिपल लगाया मैंने, सिंपल सा एक्सेल शीट में डाउनलोड करके 2 साल की सेल्स निकाल ली। मैंने 300 कस्टमर्स को मना कर दिया, उनके सामने गया कि भैया मैंने काम बंद कर दिया, या तो मेरी जो थोड़ी मोटी उधार उन पे पास थी कि या तो मेरे वो पैसे दे दो भैया, अगर वो नहीं दे सकते तो मेरा सामान वापस दे दो, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना डायमंड ज्वेलरी। थोड़े बहुत लॉस के बाद मेरा वो काम बंद हो गया, और उन 15 कस्टमर्स को मैंने डबल सर्व करना शुरू कर दिया। अगर महीने में वो मेरे पास एक बार आते थे तो मेरे एग्जीक्यूटिव उनके पास महीने में 2 बार जाने शुरू हो गए। राइट। तो मेरी सेल्स डिप नहीं हुई क्योंकि मैंने सर्विस 15 को ज्यादा दे दी, तो 20% जो क्लाइंट मेरे खत्म हुए थे, 20% सेल्स जो मैंने खत्म की थी वो मेरी एज इट इज रही। उसके साथ साथ मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो मेरा धंधा चल रहा था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने साथ में ही एक छोटा रिटेल स्टोर खोल लिया 500 फुट का, एक मॉल के अंदर पीतमपुरा में। वहां से मुझे ये मेरा वहां से एम ये था कि मैं रिटेल करके देखूं क्या लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या मैं उनको सर्व कर पा रहा हूँ। क्योंकि रिटेल में क्या होता है, जब आप एक रिलेशन बिल्ड करते हो ना, वो रिटेल में हमेशा के लिए बिल्ड हो जाता है, मतलब इट देन गोज अप टू द जनरेशंस। आज एक फैमिली आपके पास आ रही है, उनके बच्चे हमारे बच्चों के पास आ रहे हैं, इस तरह से एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि ज्वेलर जो है वो पुराने ही होने चाहिए, डॉक्टर रोड ज्वेलर। 10-15 क्लाइंट तो मैंने दे दिया आपको। हाँ बिल्कुल, आप तो मतलब अब फैमिली बन चुके हो, हमारा घर तक का आना जाना है, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, अब तो क्लाइंट्स में गिनती नहीं है आपकी। तो वहां से हमने रिटेल का एम लेके शुरू किया। रिटेल में हमें 2 साल में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। हमने एग्जीबिशंस लगाई जो यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में होती है, और वहां से हमारा एक छोटा सा कस्टमर बेस बन गया। उस कस्टमर बेस से हमने रिटेल शुरू की, और धीरे धीरे जब रिटेल हमारी इतनी अच्छी हो गई तो हमने होलसेल को पूरा बंद कर दिया। अब नाउ वी आर डूइंग ओनली रिटेल। रिटेल में हमको फिर एक बहुत बड़ा स्पेस मिल गया 3000 फुट का, तो हमने वहां एक्सपैंड कर लिया, और लास्ट ईयर हमने एक बड़ा ग्रैंड फ्लैगशिप स्टोर बना लिया। सो डेली डायमंड्स इज नाउ हैविंग ओनली रिटेल बिजनेस, जिसमें एक फ्लैगशिप स्टोर है, जिसमें हमारे पास अच्छी खासी इन्वेंट्री है, बहुत अच्छे डिजाइन्स हैं, उन डिजाइन्स को हम रिटेल कस्टमर्स को प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। मैंने पहले कोचिंग्स भी ली कुछ बिजनेस कोचेज के साथ जो बहुत रिनाउंड है इंडिया के। उन कोचिंग से मुझे अपने प्रोसेसेस को और ऑपरेशंस को ऑटो पायलट करने में बहुत हेल्प मिली। और फिर हमने कुछ सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स ली, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली, बिकॉज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप एज यू ऑलवेज से। तो वो लर्निंग्स जब करते रहते हैं ना, तो हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपग्रेडेशन से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग मतलब रिटेल में भी जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला, हम 100 करोड़ तक जाने वाले हैं। तो इस तरह के नंबर्स को अचीव करना है कोई आसान नहीं है। तो हमने उस नंबर्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत अपग्रेडेशन की, लर्निंग्स की, और वो हुए भी। लेकिन अभी भी जैसे किक अभी भी नहीं मिल रही। अभी भी लग रहा है कि हम एक स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 100 से 200 पे पहुंच जाएंगे, 500 करोड़ की सेल्स पे पहुंच जाएंगे, बट हम मेरी एक्सपर्टीज का और एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट हम लोगों तक नहीं दे पा रहे। तो अब लोग, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लोग ना काम करते हैं तो उनकी जर्नी होती है 9 to 5 या 11 to 9 वाली। अब उसमें वो 20 साल की जर्नी में 20 साल ही सीखते हैं। अब मेरी जो जर्नी है, मैंने 20 साल में 40 साल का एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। मतलब आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो बनाने में भी और सामान को बेचने में भी, जब इतना आप ट्रैवल कर लेते हो, इतने वेल एजुकेटेड हो, वेल ट्रैवल्ड हो, वेल रेड हो, बहुत पढ़ता हूँ मैं, मेरी रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है, तो बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता रहता हूँ। इतनी नॉलेज को मेरे को लगा कि मैं सिर्फ एक स्टोर चला के ज्वेलरी बना के लोगों को बेच रहा हूँ तो कोई मजा नहीं आ रहा। तो मेरे को लगा कि मैं अपनी एक्सपर्टीज से लोगों को ज्वेलर कैसे बना दूं कि लोग भी कमाएं, मैं भी कमाऊं, और एक नेटवर्क ग्रो हो जाए। अब उसमें क्या होता है ना, ज्वेलरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे आप भी कभी कभी ज्वेलरी लेने बैठते थे, जब आप पहली बार आए थे, तो आपने मेरे ख्याल से 2 घंटे बात की थी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे है, गोल्ड का रेट आपने कहाँ से निकाला, आपने मेकिंग चार्जेस क्यों लगा दिए, परसेंटेज कैसे है, डायमंड के रेट कैसे लगा रहे हो, क्वालिटी क्या। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक लेमैन के मन में चलते रहते हैं। तो ज्वेलर बनना तो बहुत मुश्किल काम है, जब एक लेमैन को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं ज्वेलरी खरीदूं कैसे। आदमी को लगता है पत्थर बेच के इसने मुझे लूट लिया, जैसे एक लेमैन ज्वेलर के पास जा रहा है। तो अब वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के लिए ना, मैंने फिर SOPs बनाने शुरू किए, कुछ लिखना शुरू किया। मैंने एक बाइबल लिख दी पूरी 150 पेज की पिछले 2 साल में, कि एक ज्वेलर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब वो मैंने बुक लिख ली पूरी, तो मुझे लगा कि अब ना कुछ इसका सिस्टम बनाते हैं कि हम लोगों को बेनिफिट दिला सकें, और किसी को ज्वेलर बनना है तो वो बहुत इजीली बन सके, बहुत इजीली ऑपरेशंस को हैंडल कर सके, और बेनिफिट उठा सके, अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न अचीव कर सके।